नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम लोग भारत और अमेरिका के संविधानों की जो तुलनात्मक स्थिति पर चर्चा कर रहे थे वो चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्या कर लिया है, ये सारी जो है रिकॉर्डिंग्स जो होंगी वो आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आप लोगों को उपलब्ध होंगी। यू कैन राइट इट हिंदी और इंग्लिश, दैट डजेंट मैटर। आईएएस मार्गदर्शक आप अगर आगे मेरा नाम जोड़ देंगे तो मोर इजली यू कैन फाइंड इट, एंड इट वुड बी बेटर इफ यू विल राइट इन इंग्लिश आईएएस मार्गदर्शक आशीष सर, यू कैन फाइंड इट। क्या अब तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया है? हम लोगों ने सबसे पहले किया था भारत और ब्रिटेन। या कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर नो, ये थोड़ा सा माइक अनम्यूट हो गया था। ये बैकग्राउंड साउंड आ रही है ओके, सर। इफ देयर विल बी एनी क्वेश्चन तो दीक्षांत टेक द लिबर्टी टू आस्क। ओके सर। भारत और ब्रिटेन का तुलनात्मक अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है संविधान के नजरिए से। दोनों के जो है संवैधानिक योजनाओं पर चर्चा किया है का तुलनात्मक अध्ययन संविधान की दृष्टि से। तो ये हम लोगों ने कर लिया है, पूरा किया है। इसके 3 पार्ट्स हम लोगों ने तैयार किए थे और तीनों पार्ट्स जो है अपलोडेड हैं। इसके अलावा इसमें हम लोग काम कर रहे हैं भारत और अमेरिका का जो है तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। किस नज़रिए से? यहाँ पर भी संविधान का है। 2 पार्ट्स अपलोड किए जा चुके हैं, ये अपलोडेड हैं, और ये तीसरा पार्ट इस समय हम लोग जो है शुरू किए हुए हैं। जब आप पीछे के 2 पार्ट्स देखेंगे तो वहां तक हम लोगों ने जो है अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव वगैरह की चर्चा कर रखी है। इस समय हम लोग अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा कर रहे हैं, और इसमें हम लोग विधायिका के साथ उनका क्या रिश्ता है अमेरिकी राष्ट्रपति का, तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कुछ पार्ट्स जो है हमने पिछले लेक्चर में लिया हुआ था। आज हम लोग शुरू करेंगे विधायी प्रस्ताव से। याद रखिएगा हमारा जो है नजरिया क्या है यहाँ पर पढ़ने का। हमारा पूरा नजरिया है कि यूपीएससी में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। मैं ना संविधान का विशेषज्ञ हूं और ना ही अमेरिका गया हूं कभी, ठीक है। तो पूरी तरह से फोकस हमको इस चीज पर रखना है कि यूपीएससी के सिलेबस में कैसे चलेंगे। और यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है तो उसका नजरिया ये होता है कि यूपीएससी आपसे बस इतना जानना चाहता है कि आप क्या अमेरिका की संवैधानिक योजना को समझते हैं। अगर समझते हैं तो फिर भारत के संविधान को आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, क्योंकि हमारे संविधान में अन्य कई देशों के संविधान की विशिष्टताएं जुड़ी हुई हैं। और आज भी चाहे वह न्यायालयों के जरिए निर्वचन किया जाना हो, इंटरप्रिटेशन बाय द कोर्ट्स, या फिर किसी अन्य अर्थ में अगर किसी भी संवैधानिक प्रावधान की जो है व्याख्या करने का प्रश्न आता है तो अन्य देशों के संविधानों के साथ हम तुलनात्मक स्थिति जरूर देखते हैं। तो एक सरकारी अधिकारी के तौर पर कल भी आपको जो है ये स्थिति देखने को मिलेगी। जरा इसमें आप लोग लिखना शुरू करिएगा कि संविधान राष्ट्रपति को अधिकृत करता है कि, आप लिखते जाइएगा, ओके सर। संविधान राष्ट्रपति को अधिकृत करता है। मैं पूरा डिक्टेट ही करूंगा। संविधान राष्ट्रपति को अधिकृत करता है कि वह कांग्रेस को विधेयक पर आवश्यक और वांछनीय न्याय आवश्यक और वांछनीय न्याय के साथ
विचार करने के लिए अनुशंसित करें। अनुशंसित करने का मतलब सलाह दे, अनुशंसित करें, सलाह दे। यानी कि जैसे भारत में, भारतीय संविधान में अगर हम देखें कि अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को वह चाहे तो मंजूरी दे दे, चाहे तो उसे जो है मना कर दे, और चाहे तो तीसरी स्थिति यह भी होती है कि वह उसे संसद को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे। तो जो पुनर्विचार के लिए लौटाना है वही बात अगर आप देखिए तो यहां पर लागू होती है। यानी कि एक तरह से यह निलंबनकारी वीटो है। यह कैसा है? निलंबनकारी वीटो की स्थिति बनती है। इसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए। इसको अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो सस्पेंसिव वीटो भी कहा जाता है। तो इट इज सस्पेंसिव वीटो। ये आप लोगों ने पढ़ जरूर रखा होगा। अब यहीं पर जो है एक नोट के तौर पर ले लीजिए कि जब हम इसको बोलते हैं कि यह एक वीटो शक्ति है, तो वीटो वस्तुतः कैसी शक्ति होती है? वीटो एक नकारात्मक शक्ति होती है जो काम करने को रोकती है। लेकिन जब सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल किया जाता है तो यह वस्तुतः जो है नकारात्मक शक्ति नहीं है, बल्कि अगर मैं कहूं कि सस्पेंसिव वीटो जो है यह अपने आप में सुधारात्मक शक्ति है। यह संभव है कि विचार करते समय कांग्रेस से, यानी कि वहां की संसद के साथ कुछ ऐसा रहा हो कि कुछ पॉइंट्स उसके छूट गए हों या कोई बात सही ढंग से जो है लागू न कर पाई हो, तो राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार के लिए कह करके उसको जो है दोबारा जो है उसमें करेक्शन करवा सकता है, या कम से कम पुनर्विचार करने से यह होता है कि गलतियों की संभावना कम से कम हो जाती है। तो यह एक तरह से सुधारात्मक शक्ति है, जबकि अन्य सभी जो वीटो पावर होते हैं वह नकारात्मक शक्ति लिए रहते हैं। तो इसी बात को जो है हम अपने नोट्स में जो है शामिल कर लेते हैं कि वीटो के विपरीत, या हम इसको कह लेते हैं कि सामान्य वीटो के विपरीत सामान्य वीटो के विपरीत जो कानून को रोकने के लिए एक सीमित और कुछ हद तक नकारात्मक साधन है, समय के साथ विधान की सिफारिश करना, समय के साथ समय के साथ विधान की सिफारिश करना प्राथमिक व्यवस्था बन गया है।
जिसके द्वारा देश के राजनीतिक एजेंडे को, वहां पर भी राजनीति ऐसे ही होती है जैसे हमारे देश में होती है, देश के राजनीतिक एजेंडे को प्रभावित किया जाता है। तो यहां पर अगर आप देखिएगा उठा करके, तो बहुत क्लियर कट है कि यह क्या कर रहा है कि यह कहता है कि समय के साथ विधान की सिफारिश करना है। यानी कि ये अपनी तरफ से जो है अमेरिकी राष्ट्रपति एक स्टेप लेते हैं, कांग्रेस से कहते हैं कि इस विषय पर एक विधान कानून बनाइए, या कानून बनाने की अनुशंसा कर देते हैं, या बने हुए कानून में संशोधन की अनुशंसा कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि उस देश का जो राजनीतिक एजेंडा होता है वह एक्चुअली में राष्ट्रपति द्वारा जो है तय किया जाता है। इसको ऐसे मान लीजिए आप कि अगर भारत में यह शक्ति होती, तो भारत में क्या है कि प्रधानमंत्री ने कृषि कानून बना करके भेजा संसद के जरिए राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति के पास वह कानून गया, तो राष्ट्रपति भारत में चूंकि गोल्डन स्टाम्प भर है, सोने की मुहर भर है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे ऐसी दशा में? कहेंगे कि हुजूर माई बाप, जो आप कहिए वो मैं करूंगा। और उन्होंने उठा करके पट से सिग्नेचर कर दिया कृषि कानून पर। लेकिन इसके उलट अगर कहीं ऐसा हो जाता, जैसा एक बार जो है कलाम साहब ने किया हुआ था, कि वो कह देते कि ये कृषि कानून संसद में पर्याप्त विचार विमर्श के बगैर लाया गया है, मैं चाहता हूं कि संसद इस पर पर्याप्त विचार विमर्श करे। या वो ये कह सकते थे कि आप इस पर पुनर्विचार करिए, क्योंकि देश के जो है ये लाखों करोड़ों किसानों की जो है मुद्दे से जुड़ा हुआ है। और तब अगर राष्ट्रपति ऐसा कर देते, तो जाहिर सी बात है कि जो एक तरफा एजेंडा इस देश में पूर्ण बहुमत की सरकार तय कर रही थी, उस एजेंडे को वह परिवर्तित कर सकते थे। हालांकि कृषि कानून पर भारत के राष्ट्रपति के पास और भी शक्तियां थी जिसका कि वह प्रयोग कर सकते थे। जिस समय किसान आंदोलन पर बैठे हुए थे, अगर उसी समय राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को बुला करके पूछ लेते कि भाई ये सब क्या हो रहा है, ये सड़क पर कीले कांटे क्यों बिछाए जा रहे हैं, ये क्यों लाठी और डंडियां चल रही हैं, तो इतना पूछ देने भर से ही सरकार के ऊपर एक नैतिक दबाव बहुत तगड़ा बन जाता। लेकिन उस समय राष्ट्रपति वस्तुतः एजेंडा सेट कर रहे होते। भारत में राष्ट्रपति के पास एजेंडा सेट करने की शक्ति नहीं है। लेकिन अमेरिका में चूंकि राष्ट्रपति वह किसी भी तरह से मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य नहीं है, इसलिए वहां पर वह विधान निर्माण करने की शक्ति के जरिए या विधान पर कांग्रेस को कह करके कि आप इस पर विचार करिए, वह राजनीतिक एजेंडे को सेट करने की कोशिश कर देता है। क्या यह बात पूरी तरह से क्लियर है? कोई दिक्कत इस बात को समझने में? आई थिंक कि नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ भी होगी तो आप मुझे बताइएगा। अब यहीं पर आप भारत के राष्ट्रपति को ले लीजिए। विधायी प्रक्रिया में भारत के राष्ट्रपति की स्थिति, इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति
अगर हम ले लें तो यह कैसे बनेगी? एक बड़ी गड़बड़ी हुई भाई। कि मैं स्क्रीन लॉन्च करना भूल गया। तो जो लोग रेगुलर रहते हैं उन्हें याद रहता है कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि अब सही रहेगा। अब इसके पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस पर जाता हूं कि विधायी प्रस्ताव पर मैं लिखवा रहा था कि संविधान राष्ट्रपति को अधिकृत करता है कि वह कांग्रेस को यानी कि अमेरिकी संसद को विधेयक पर आवश्यक और वांछनीय न्याय के साथ विचार करने के लिए अनुशंसित करे। इसे हम निलंबनकारी वीटो के रूप में भी देख सकते हैं, सस्पेंसिव वीटो के रूप में। सुधारात्मक शक्ति है ये। क्यों मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा था कि सामान्यतः वीटो जो होती है वह एक नकारात्मक शक्ति होती है, जबकि सस्पेंसिव वीटो हालांकि है तो ये भी नकारात्मक, लेकिन ये वस्तुतः काम को पूरी तरह से न रोक करके सुधार करती है, सुधार के लिए प्रेरित करती है। सामान्य वीटो के विपरीत जो कानून रोकने के लिए एक सीमित और कुछ हद तक नकारात्मक साधन है, यह जो विधायी प्रस्ताव की शक्ति है, समय के साथ विधान की सिफारिश करना प्राथमिक व्यवस्था बन गया है, जिसके द्वारा देश के राजनीतिक एजेंडे को प्रभावित किया जाता है। अब इसी बात को समझने के लिए आप आइए इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में बात करते हैं। भारत में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है। भारत में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधेयक को वापस संसद में पुनर्विचार के लिए भेजें। संसद में पुनर्विचार के लिए भेजें। इस बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अभी मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको बताया था। एक मिनट, जो है किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है। ठीक है, सही है। तो ये चर्चा जो है हम लोगों ने अभी अभी की कि भारत में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधेयक को वापस संसद में पुनर्विचार के लिए भेजती है, भेजे। अनुच्छेद 111 का प्रयोग आप यहां पर कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति, और अगर ऐसा हुआ, लेकिन आगे जो इसको भी पढ़ाइएगा, लेकिन क्या स्थिति बनती है कि लेकिन यदि संसद विधेयक पर पुनर्विचार
विधेयक पर लेकिन यदि संसद विधेयक पर पुनर्विचार करने के बाद अब ये पुनर्विचार करने के बाद दो स्थिति बन सकती है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को यह सलाह देकर के भेजे कि भाई इसमें यह प्रोविजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप विधेयक में यह संशोधन करिए। अगर संसद उस संशोधन को मान ले तो, या फिर संसद उस संशोधन को ना माने तो, दोनों ही अवस्था में अगर संसद ने पुनर्विचार के बाद भेज दिया है, भले ही वह बात माने या ना माने, राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए, उसको अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य है। मैं इस संदर्भ में आप लोग को सलाह दूंगा कि आप चैनल पर, आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर, जो भारतीय राज्य व्यवस्था बाइलिंगुअल एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें भारतीय राष्ट्रपति या फिर भारत की संसद को अगर जाकर के पढ़िएगा तो वहां पर भी जो है इस बात को डिटेल में समझाया गया है कि अनुच्छेद 111 के संदर्भ में राष्ट्रपति और संसद के संबंध किस प्रकार से हैं। तो मेरे रिकमेंडेशन है कि एक बार आप जाकर के उसे जरूर देखिए। लेकिन कहते हैं कि यदि संसद विधेयक पर पुनर्विचार करने के बाद वापस उसे राष्ट्रपति के पास भेज दे, चाहे संशोधन माने या ना माने, वापस उसे राष्ट्रपति के पास भेजें, राष्ट्रपति के पास भेजें, तो राष्ट्रपति के पास सिवाय हस्ताक्षर के या सिवाय उसे मंजूरी देने के और कोई विकल्प नहीं होता, और कोई विकल्प नहीं होता। ये आप जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन विधेयक के बाद 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी तब किया गया था कि एक बार आप वापस भेज सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा बार नहीं। कोई विकल्प नहीं होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है देखने पर। अगर यहीं पर कहें तो एक पॉइंट हम लोग और बढ़ा सकते हैं कि जो व्यवहारिक रूप से होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से ये भी संभव होता है कि कई बार जब मैं आप लोग को रिकॉर्डिंग दे रहा हूं तो कुछ शायद ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि स्लाइड्स कहीं एक जगह अटक जा रही है, वो आगे मूव नहीं कर रही है। हालांकि जिस समय लाइव चलता है उस समय तो पूरा सही दिखता है, तो शायद जो है रिकॉर्डिंग सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई है। तो जब आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध होगा तो अगर दिक्कत आती है तो मेरी आवाज आपको लगातार मिलती रहेगी, और जब मेरी आवाज आपको लगातार मिलती रहेगी तो फिर आप जो है जो भी आवश्यक चेंजेस होंगे, जो लिखना होगा, क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूं, धीरे धीरे बोल रहा हूं, खुद भी उसी स्पीड से लिख रहा हूं, तो आप उसको जो है लिख सकते हैं। व्यवहारिक रूप से गठबंधन सरकार को छोड़कर गठबंधन
सरकार को छोड़ करके, यानी कि जब किसी एक दल के पास कोई प्रचंड बहुमत या स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद का लोकसभा में पूर्ण बहुमत होता है। लोकसभा का पूर्ण बहुमत होता है। इसलिए प्रधानमंत्री या सीधे सीधे करें, इसलिए मैं प्रधानमंत्री शब्द की जगह मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। इसलिए मंत्रिपरिषद को किसी विधेयक पर, यह जरूरी है कि सैद्धांतिक तौर के साथ साथ व्यवहारिक बातों को भी समझिएगा, क्योंकि जो राज्य व्यवस्था है, जो पॉलिटी है, वह व्यवहारिक स्थिति को ज्यादा मानती है। को विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति लेने में कोई प्रमुख बाधा नहीं आती है। सर बोलो। सर कितना लिखवा दिया अभी इससे पहले? बा मुश्किल एक पेज और लिखा होगा, एक पेज से भी कम ही लिखा होगा। ओके सर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये और इसके पहले सिर्फ एक ही ये पेज लिखा है। अभी 15 मिनट जो है क्लास को शुरू हुए हैं, ठीक है। इसके पहले जो कुछ बच्चे थे तो उनसे औपचारिक चर्चा चल रही थी उनके ऑप्शनल वगैरह को लेकर के, तो बस ये अभी इतना ही लिखा है। तो अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए आधे पेज में आ जाएगा ये सारा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि राष्ट्रपति की स्थिति क्या है इस संदर्भ में। अब जरा तुलनात्मक स्थिति करके देखने की कोशिश करें तो यहां पर हम पाएंगे कि हालांकि यहां अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली की विषय वस्तु से अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली से महत्वपूर्ण विचलन या अंतर, मैं विचलन शब्द का ही प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि अलग अलग शब्दों का जो है प्रयोग आपको पता होना चाहिए। विचलन यह है कि अमेरिका के विपरीत भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर
हस्ताक्षर करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसलिए वह विधेयक के बिना इसलिए वह विधेयक को बिना हस्ताक्षर किए अनिश्चित अवधि के लिए अपने पास रख सकता है। अनिश्चित अवधि के लिए अपने पास रख सकता है। यानी कि एक तरह से भारतीय राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति प्राप्त है, जबकि अमेरिकन राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ये यहां पर जो है एक प्रश्न जरूर उठता है कि क्या भारतीय राष्ट्रपति इस संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर है? तो इसका जवाब यह है कि नहीं। पहला, पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग जो है बहुत कम या अब तक की जो है 75 सालों के इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ है, और सामान्यतः राष्ट्रपति की ऐसी स्थिति होती है कि वह इसका प्रयोग नहीं करना चाहेगा। लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति जो होता है वह इस शक्ति का प्रयोग, पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसे एक निश्चित समयावधि में किसी भी विधेयक को जो है हस्ताक्षर करके पार करना होता है। लेकिन यहां पर एक अंतर यह भी बनता है कि अमेरिकन राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अगर कोई संसद वो खारिज कर देता है तो संसद उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकती। दूसरी चीज ये भी होता है कि अमेरिकन राष्ट्रपति के पास खुद विधि निर्माण की शक्ति है, वह कार्यकारी आदेशों का जो है वास्तविक निर्माण करता होता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसे किसी भी आदेश के निर्माण की जो है या आदेश को जारी करने की वास्तविक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो यह भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों के बीच में महत्वपूर्ण अंतर है। अब जरा जो है हम लोग आगे चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि पद की शपथ और सेवानिवृत्ति की तिथि कैसे निर्धारित की जाती है। तो ये भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में तुलना करेंगे। तो अगली हेडिंग्स हम क्या बनाएंगे? अगली हेडिंग हमारी होगी पद की शपथ और सेवानिवृत्ति की तिथि। ये पॉइंट हम लोग लेंगे। यहां पर सबसे पहले जो है हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्या स्थिति है, फिर भारत की स्थिति को भी हम लोग पढ़ेंगे। जहां पर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न उभरता है, आप अपना प्रश्न जो है तुरंत पूछिए। यहां पर आप लिखिए पहला पॉइंट, हाँ ये इसीलिए बनवाया ही जा रहा है, ये मैं इसीलिए लिख रहा हूं, ये सीधे सीधे नोट्स का ही फॉर्मेट है पुरुषोत्तम। आगे लिखें, और ये बाद में
मेरे YouTube चैनल आईएएस मार्गदर्शक आशीष सर उस पर अवेलेबल रहेगा। तो ये वहां पर भी जो है आप इसको बाद में देख सकते हैं। जरा लिखिएगा, अमेरिकी संविधान की अमेरिकी संविधान की यह एक विशिष्टता है यह एक विशिष्टता है कि वर्तमान राष्ट्रपति और कांग्रेस के सदस्यों का कांग्रेस के सदस्यों की सेवानिवृत्ति का समय और तिथि निर्धारित है, यानी कि तारीख और तिथि निर्धारित है। अब आप चौंक सकते हैं कि भारत में भी तो निर्धारित है। भारत में एक्चुअली में कार्यकाल निर्धारित है। भारत में कैसे निर्धारित किया जाता है कि अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति रहेंगे और जो संसद में लोकसभा के सदस्य हैं वह अपनी जो लोकसभा की पहली बैठक है वहां से 5 वर्ष तक का समय उनका निर्धारित है। लेकिन कोई कैलेंडर में पर्टिकुलर डेट टिक करके नहीं दिया हुआ कि इसी तारीख को इतने बजे, जैसे कि होटल में आप कमरा लेते हैं और उसमें ये तय होता है कि 12 बजे तक जो है या सुबह 8 बजे 10 बजे जो भी टाइम दे दें कि इतने बजे तक आपको कमरा खाली कर देना है, नहीं तो अगले दिन का किराया चढ़ जाएगा। अमेरिकन जो संविधान है या वहां की जो संवैधानिक व्यवस्था है वहां पर भी ये व्यवस्था लागू होती है कि आपको कैलेंडर में एक पर्टिकुलर तारीख दिया हुआ है और उस तारीख पर आपको जो है लिखना ही लिखना है कि साहब आप जाएंगे, अब आपको टाटा बाय बाय करना ही करना है। और वो तारीख क्या है? यह है कि नियत अवधि के बाद ये जो है 20 जनवरी इनका जो अपना कार्यकाल होता है 20 जनवरी की दोपहर में, यानी कि ठीक 12 बजे जो है इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। नियत कार्यकाल जो 4 साल का समय होता है कि चाहे राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति हो, ठीक है। और अगर 20 जनवरी को संडे पड़ गया तो चूंकि क्रिश्चियन डोमिनेशन है वहां पर, तो 20 जनवरी को यदि संडे है तो या रविवार है तो 21 जनवरी, ये वहां के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो अमेरिकन राष्ट्रपति जब भी कसम खाएंगे, शपथ लेंगे, तो वह शपथ हमेशा 20 जनवरी की दोपहर को लेते हैं, यानी कि भारत में उस समय मध्य होती है, क्योंकि भारत और अमेरिका की घड़ी में लगभग 12 घंटे का अंतर आ जाता है। तो हमारे यहाँ की मध्य रात्रि के समय में यह होता है। इसीलिए अब की बार अगर आप लोग को याद हो तो जब डोनाल्ड ट्रंप गए थे तो जब वहां पर बवाल चल रहा था तो हम लोग यहां पर जो है चादर तान करके सो रहे थे। तो यह 21 जनवरी को होता है। अगला एक और इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव नवंबर महीने में होता है, और इसी महीने में चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिया जाता है। चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिया जाता है। और इसी महीने में चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार अमेरिकी जनता को अपने नए राष्ट्रपति के बारे में बहुत पहले से ही सूचित कर दिया जाता है। एक बड़ा पुराना शेर है कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, ऐ जिंदगी तुझे हम दूर से ही पहचान लेते हैं। तो बड़ा खूबसूरत सा ये है कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट हम जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से ही पहचान लेते हैं। क्या इस शेर का मतलब यहां पर है कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति को शपथ लेना है और 2 महीना पहले कम से कम यह पता चल जाता है कि राष्ट्रपति के पद पर कौन विजित हुआ है। तो अमेरिकी जनता कह सकती है कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, ऐ राष्ट्रपति 2 महीने पहले से ही हम तुझे पहचान लेते हैं। तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव एक साथ ही करा दिए जाते हैं, नवंबर महीने में कराए जाते हैं। हालांकि अगर अमेरिकन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को देखा जाए तो उनका जो चुनाव की प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल और काफ़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी बढ़िया है। वो मैंने पहले पढ़ा रखा हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो वहाँ से भी जो है आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो है आप इसको देख लीजिएगा। आगे जरा लिखिए। स्वाभाविक तौर पर यह प्रश्न उठता है कि मैं ये चाहता हूं कि नोट्स आप लोग खुद लिखिए, क्योंकि जितना आप लोग लिखते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा जो है आप तैयार भी हो जाएंगे, आप लगे भी रहेंगे। यह प्रश्न उठता है कि इस समय सारणी का तो समय सारणी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टाइम टेबल। ओके। कि इस समय सारणी का पालन कैसे किया जाता होगा। इस समय सारणी का पालन कैसे किया जाता होगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, अब यहीं पर जो है महत्वपूर्ण है। भारत में क्या होता है कि भारत में मान लीजिए कि 5 वर्ष का कार्यकाल है राष्ट्रपति का, और 2017 से लेकर के 2022 तक राष्ट्रपति चुने गए हैं।
लेकिन 2020 में ही राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देते हैं, महाभियोग लग जाता है, कुछ भी, पद खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति तत्काल रूप से वो पदभार ग्रहण कर लेंगे और उपराष्ट्रपति के तत्काल पदभार ग्रहण करने के बाद भारत में वह अगले 6 महीने तक ही उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगे। इस 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति के पद पर दोबारा चुनाव कराया जाएगा। ये आप इसको इस चार्ट के जरिए समझिएगा कि भारत में क्या स्थिति है, तो आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा। भारत में यह है कि सपोज दैट, माना कि 2017 में मिस्टर ए प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और कार्यकाल इनका खत्म होना है 2022 में, लेकिन 2020 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है मार्च के महीने में। तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति या जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये यहां पर आकर के पदभार ग्रहण कर लेंगे, उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण करेंगे। लेकिन ये कितने समय के लिए कर सकते हैं, ये अधिकतम मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए ही कर सकते हैं। और मान लिया कि और इस 6 महीने के भीतर चुनाव कराया जाना जरूरी है, तो अगर ये 6 महीने के भीतर अगर चुनाव कराया भी जाता है तो ये मार्च से लेकर के कहां तक चला जाएगा, सितंबर 2020 में हमको नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। भारत की संदर्भ में बात कर रहा हूं, नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। यह राष्ट्रपति मान लीजिए कि मिस्टर बी हुए, तो मिस्टर बी कितने समय के लिए राष्ट्रपति रहेंगे, तो कहे कि मिस्टर बी जो है इसके बाद सितंबर 2025 तक राष्ट्रपति रहेंगे। इनका कार्यकाल कहां तक चलेगा, इस 5 वर्ष के लिए चलेगा। लेकिन अमेरिका में यह स्थिति अलग होती है। क्यों वहां पर, इसलिए भारत में क्यों नहीं पर्टिकुलर डेट दी जा सकती, क्योंकि बीच में भी कभी कोई आ सकता है और वहां से भी कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। लेकिन अगर इसी चीज को आप अमेरिका की नजर से देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नजरिए से देखिए, तो अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में मान लीजिए कि 2017 में कोई राष्ट्रपति बनता है, मिस्टर ए राष्ट्रपति बनते हैं, तो इनका कार्यकाल कहां तक होगा, 2021 तक। लेकिन 2019 में हमने फिर इनको भी कब मारा, हम इनको भी मार्च में मार देते हैं, मृत्यु से या किसी भी कारण से अगर आकस्मिक तौर पर इनका पद खाली हुआ। तो यहां पर भी उपराष्ट्रपति जो है यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो पदभार ग्रहण कर लेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट कितने समय के लिए करेंगे, तो क्या ये 6 महीने के लिए करते हैं, नहीं, शेष समय के लिए करते हैं। शेष समय के लिए वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। तो एक लंबे समय के लिए वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने और यहां से वह 2021 तक करेंगे। फिर जो अगला चुनाव निर्धारित है 2021 से वो आगे तक जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है, एक तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजनीति केवल जो है संसद सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए जो वस्तुतः पूरी प्रक्रिया है वो करीबन 2-3 साल का लग जाता है। पहले पार्टी के भीतर एक चुनाव होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव अगर कराना है तो अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव को समझिएगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इस मुद्दे को आप समझिए। तो ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो कैसे होता है, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है सबसे पहले 2 दल हैं, वहां पर 2 पार्टीज हैं प्रमुख तौर पर, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिक पार्टी है। अब डेमोक्रेटिक हाथी है, रिपब्लिक जो है गधा है, तो ये चुनाव चिन्ह है दोनों के, मतलब वैसे नहीं है।
तो अब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक क्या करेंगे, सबसे पहले ये पार्टी के भीतर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनेगा। यानी कि पार्टी के भीतर कई लोग हो सकते हैं जो ये, अब ऐसा थोड़ी कि भारत में कि अपनी गुंडई है साहब, हम इस खानदान विशेष के हैं तो हम ही अध्यक्ष बनेंगे और जब सरकार बनेगी तो हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। उधर दूसरा वाला ये कहा कि चलो चाहे गुरु है चाहे चेला है तुमको निपटा दिए। पार्टी के अंदर कोई राजकुमारी नहीं की जाती है, जबरदस्ती आदमी अपने आप को अलग अलग आधारों पर थोप देता है भारत में। यहीं पर भारत की जो प्रणाली है वह लोकतांत्रिक होते हुए भी कुलीन तंत्रीय बन जाती है। चाहे नरेंद्र मोदी का चुनाव, नरेंद्र मोदी को पार्टी के भीतर लोगों ने नहीं चुना। लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी का कद जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था, तमाम जो है उद्योगपतियों का पैसा वगैरह लगा और उन्होंने क्या किया कि अटल बिहारी वाजपेयी वो लालकृष्ण आडवाणी को पटकनी देकर के बाहर फेंक दिया, खुद काबिज हो गए। और जब दूसरी बार भी हुआ तो उनको जो है पार्टी के भीतर किसी इलेक्शन प्रोसेस के जरिए उम्मीदवार नहीं बनाया गया। 2019 में भी वो हम हैं और हम ही रहेंगे वाली स्टाइल में आ गए। तो ये क्या है, एक तरह से जो है अब नरेंद्र मोदी का 2014 के बाद 2019 में और उसके बाद अगर 2024 में भी बनते हैं तो यह राजतंत्रीय प्रणाली है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से अगर राहुल गांधी को देखेंगे, अगर ही इज सपोज टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इफ कांग्रेस विल विन, तो ये भी क्या साहब राजतंत्र है। मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने अपनी मर्जी पर चुन लिया, राजतंत्र है। किसी भी पार्टी में अखिलेश यादव ही क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे, राजतंत्र है। अरविंद केजरीवाल ही क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे, राजतंत्र है ये। तो लोकतंत्र के भीतर, या आप कहें कि लोकतंत्र की खाल ओढ़े हुए भारत में राजतंत्र जिंदा है। यहां पर जब तक पार्टियों के भीतर हम लोकतंत्र को स्थापित नहीं करेंगे तब तक वस्तुतः भारत के अंदर भी लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्टी के भीतर जब लोग आपस में, ये काम राहुल गांधी ने एक बार किया था पर भारत की जनता समझ ही नहीं पाई। राहुल गांधी जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी सेंटर में, यूपीए 2 का समय था, तो राहुल गांधी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राहुल गांधी ने यह कहा कि जितने भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वगैरह या शहर अध्यक्ष वगैरह होंगे वो सब अंदरूनी चुनाव के जरिए आएंगे। और उन्होंने चुनाव की जो है प्रोसेस को ली। अब इसमें क्या हुआ कि लोग बड़े पैमाने पर धांधलेबाजी करने लगे, एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने लगे और अंत में कांग्रेस को बंद करना पड़ा। तो भारत की मानसिकता भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र की, जो वास्तविक भारत की मानसिकता है वो लोकतंत्र विरोधी है। भले ही आज मैं गणतंत्र दिवस के दिन आप लोगों को जो है लोकतंत्र का विरोध पढ़ा रहा हूं। तो पार्टी के भीतर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना जाना है। अब जब पार्टी के भीतर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुन रहे हैं तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं, आप यहां पर बड़े आराम से यही काम रिपब्लिक पार्टी भी करेगी। अब ये केवल सेंट्रल लेवल पर नहीं होता है, यह चुनाव प्रत्येक प्रांत में भी होगा। तो देखा जाएगा कि सभी प्रांतों का मिलाकर के जो सबसे अधिक जो है लोकप्रिय उम्मीदवार होगा वो जो है तब पार्टी का कैंडिडेट बनता है। तो यह प्रोसेस जो होती है कि एक दर राष्ट्रपति का चुनाव खत्म हुआ, लोगों ने जश्न वगैरह मनाया, थोड़ा शरीर वगैरह स्ट्रेच किया और उसके बाद अगले राष्ट्रपति के चुनाव की अंदरूनी प्रक्रिया पार्टियों के अंदर शुरू हो जाती है। अमेरिका में नए राष्ट्रपति पद के लिए जो है अभी से, तो इससे क्या होता है कि लगातार वहां के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वह जनता के बीच में रह करके जनता की बात को समझते हुए और अच्छे कैंडिडेट्स निकल करके आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि अमेरिका में भी इसका उल्लंघन नहीं हुआ है। बिल क्लिंटन के बाद उनकी बीबी हिलेरी क्लिंटन का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, या जॉर्ज बुश के बेटे जॉर्ज बुश जूनियर का जो है राष्ट्रपति 2 बार बन जाना, ये सब जो है हमको ये दिखाता है कि अमेरिका में भी कहीं ना कहीं वंशवाद है। तो वंशवाद जो है वह पूरी दुनिया में मौजूद है और मुझे लगता है कि यह मानवीय स्वभाव
समाज का स्वाभाविक हिस्सा भी बन चुका है, पर कंपैरेटिवली अमेरिका में कम है। भारत में बिल्कुल स्पष्ट तौर से मैं कहूंगा कि कोई भी पार्टी से अछूता नहीं है, हर पार्टी अपने तरीके से अपना वंशवाद जिंदा रखे हुए है। बहुत गलत भी नहीं है, ठीक है, हमें किसे चुनना है, हमारा तो जो है वोट हमारे अपने हाथ में होता है। तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव है, इसलिए अमेरिका में 6 महीने के भीतर अगर आप चाहें कि राष्ट्रपति पद का चुनाव करा दीजिए तो अमेरिका में इम्पॉसिबल है, असंभव है। इसलिए यहां का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो शेष समय के लिए बनता है और निर्धारित समय पर ही फिर दोबारा चुनाव होते हैं। इसलिए एक पर्टिकुलर तारीख पर नए राष्ट्रपति का आगमन और पुराने राष्ट्रपति का बहिर्गमन संभव हो सका है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी बात आप लोग की समझ में आ गई होगी। अब जरा इसको आगे लिखिएगा। भारत के संदर्भ में कैसे होता है, ये अमेरिका का हमने पढ़ लिया, भारत या भारत का भी मैंने बता ही दिया। अब जरा लिखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग। या यूएसए के कारण क्या है यहां पर, अगर कारण देखें तो इसमें है देशद्रोह, नंबर 2 रिश्वत, नंबर 3 आचरण, यानी कि कोई बड़ा गंभीर अपराध कर दिया हो। आचरण का मतलब गंभीर अपराध से है, जैसे रेप, मर्डर आदि। इसी आचरण को ही लेकर के बिल क्लिंटन के खिलाफ तब मुकदमा चला था जबकि महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी, जब क्योंकि काफी यंग और डायनेमिक राष्ट्रपति थे, तो इनके खिलाफ अमेरिकी जो राष्ट्रपति भवन है उसका नाम व्हाइट हाउस है, तो उसकी एक कर्मचारी थी मोनिका लिवेंस्की। तो मोनिका लिवेंस्की ने जो है वहां पर आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसके साथ जो है यौन संबंध स्थापित किए। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना था कि हमने जबरदस्ती तो नहीं किया था आपके साथ। हालांकि उस समय उनकी वाइफ हिलेरी क्लिंटन भी राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय थी, और मोनिका लिवेंस्की के खिलाफ इस बात को लेकर के महाभियोग भी चला और उनके खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ कोर्ट में भी केस चला, और ये जो है कोर्ट में भी पेश हुए। लेकिन जब फेडरल कोर्ट में इनकी पेशी हुई अमेरिकी राष्ट्रपति की, तो जो मोनिका लिवेंस्की ने बड़े प्यार से उनको एक टाई गिफ्ट की थी, वो टाई लगा करके ही वो जो है कोर्ट में पहुंचे। और जब उस टाई को जो है, अब देखिए दिमाग कैसे काम करता है, तो लिवेंस्की ने जब देखा तो लिवेंस्की ने देखा कि उन्हीं की दी हुई टाई पहन करके आए हैं, तो वो थोड़ा सा पिघल गई। उनको लगा कि नहीं जो है ये प्यार तो वास्तव में हमसे करता है, नहीं तो मेरा गिफ्ट इतना संभाल के क्यों रखता है। और यहीं पर जो है पूरी की पूरी बाजी पलट गई। मोनिका लिवेंस्की ने अपने आरोप वापस ले लिए और उधर महाभियोग की प्रक्रिया को भी खारिज कर दिया गया। और ये स्कैंडल जो है बिल क्लिंटन और मोनिका लिवेंस्की का, ये काफी हाईलाइटेड हुआ था, और ये उसमें किस तरह से एक टाई ने जो है बिल क्लिंटन की इमेज को जो है बचा दिया था। इमेज को क्या बचा दिया था? पद को बचा दिया था, बाकी तो वो खुल्लम खुल्ला खेल था।
तो देशद्रोह, रिश्वत और आचरण के गंभीर आरोप होते हैं। जबकि अगर यही बात भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में देखें, भारत के संदर्भ में देखें, तो भारत में सिर्फ दो कारण हैं। एक कारण है। भारत में सिर्फ एक कारण है, और वो क्या है? संविधान का उल्लंघन। अब भारत में यह भी दिक्कत है कि यहां पर तो क्लियर किया गया है कि क्या है। अब संविधान का उल्लंघन क्या है और क्या नहीं है, यह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है। एक अंतर यह भी है कि अमेरिका में अब तक कई राष्ट्रपतियों के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चली है, हालांकि कभी भी महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जब किसी राष्ट्रपति को लगता है कि महाभियोग चल ही जाएगा तो वह इस्तीफा दे देते हैं। बहुत सारे लोगों ने उसका सामना किया और उससे बच गए। भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। अब प्रक्रिया क्या होगी? अमेरिकी राष्ट्रपति के संदर्भ में भारत वाले का हम लोग रेड कलर से जो है मार्क कर देते हैं यहां पर। अब प्रक्रिया क्या होगी? तो प्रक्रिया जो है यूएस महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, ये हम प्रक्रिया ले लेते हैं यहां पर। ये प्रक्रिया कैसी है? अगर इस प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आइए पॉइंट वाइज इसको नोट कर लेते हैं। नंबर 1 पर क्या होगा? नंबर 1 पर आरोप, जो महाभियोग के लिए आरोप हैं वह सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लगाए जाएंगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लगाए जाएंगे, यानी कि वहां का जो निम्न सदन है। अब अगर यहीं पर भारत के साथ तुलना करिए तो भारत में जो प्रस्ताव लाया जाएगा महाभियोग का, वह लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन यहां पर केवल और केवल यहीं पर लाना होगा। फिर दूसरे चरण में क्या होगा कि इस आरोप को 2/3 बहुमत से पास होना होगा। 2/3 बहुमत से पास होना होगा। जब ये 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा, भारत में भी यही स्थिति बनती है, भारत में भी सेम कंडीशन है। तीसरा, जांच सीनेट में होगा, यानी कि दूसरे सदन में होगा। भारत में अगर लोकसभा में शुरुआत हुई तो राज्यसभा करेगा, राज्यसभा से हुई है तो लोकसभा करेगा, यानी कि भारत में हमेशा दूसरा सदन करता है। यहां पर दूसरे सदन की बात नहीं है, यहां पर हमेशा उच्च सदन को जाएगा। तो यहां पर फिक्स्ड है प्रोसेस, ठीक है। सीनेट में होगा। जब सीनेट में जांच होती है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो वहां का उच्चतम न्यायालय है उसको हम कह सकते हैं कि फेडरल न्यायालय है। तो फेडरल न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी होगा। भारत में पीठासीन अधिकारी हमेशा वही होगा जो सामान्य तौर पर होगा, लेकिन यहां पर पीठासीन अधिकारी चीफ जस्टिस हो जाता है। यह एक बड़ा अंतर है भारत और इसमें। अगर दोष सिद्ध हो गया इस जांच में, दोष सिद्धि की अवस्था में सीनेट को 2/3 बहुमत से पास करना होगा। तो लगभग भारत जैसी स्थिति है। अगर आप इसको उठा करके देखेंगे
तो लगभग भारत जैसी स्थिति यहां पर भी बनती है। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। ऑल मस्ट बी क्लियर। चलिए, क्या लिखा हुआ है? सेनेट को दो 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। हाँ, पास करना होगा या पारित करना होगा, अच्छा, सेम सेम। जी। ठीक है, अब अगला जरा हम लोग लिखेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां। इसमें से पहला पॉइंट हम क्या डालेंगे? विधायी कार्यवाही में विघ्न डालना। इसको हम पहले इंग्लिश में लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं FI, मैं पहले स्पेलिंग बोल दूं, FILI। मैं थोड़ा इसको और क्लियर लिखूं, बड़े में लिखूं। FILIBU, फिलिबस्टरिंग इसको बोलते हैं, फिलिबस्टरिंग। फिलिबस्टरिंग शब्द है। फिलिबस्टरिंग शब्द का मतलब है विधायी कार्यवाही में विघ्न डालना। विधायी कार्यवाही में विघ्न डालना, ये शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? सीनेटरों को यह एक विशेष अधिकार है। सीनेटर का मतलब क्या हो गया? जो वहां के उच्च सदन के सदस्य हैं। सीनेटरों का यह एक विशेषाधिकार है कि वे असीमित अवधि के लिए अपने बोलने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। असीमित अवधि के लिए अपने बोलने के अधिकार का प्रयोग तो विशेषाधिकार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रिविलेज। प्रिविलेज। या किसी विधेयक को, ये क्या है? अब असीमित समय के लिए बोलना है तो बात ही खत्म नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि वह विधेयक पारित नहीं हो पाएगा। भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में हर किसी को बोलने का निश्चित समय दिया जाता है।
तो इसके जरिए किसी विधेयक को रोकने के लिए अंतिम उपाय है कि एक भी सदस्य चाहे रोक दें। लेकिन अब एक नया नियम लाया गया है। वर्तमान में एक नया नियम लाया गया है। नया नियम लाया गया है जिसके द्वारा दो बटा तीन सदस्य एक प्रस्ताव लाकर दो बटा तीन सदस्य एक प्रस्ताव लाकर सीनेटरों के इस विशेषाधिकार का निषेध कर सकते हैं। यानी कि अब जो है ये स्थिति नहीं रही है, अब इस स्थिति को बदल दिया गया है। मेरे हिसाब से ये बात पूरी तरह से क्लियर होगी कि कैसे ये काम करता है। इसको क्या बोलते हैं? फिलिबस्टरिंग। फिलिबस्टरिंग। तो ये एक हो गया जिसको कि हम लोगों ने अभी पढ़ा। इसके अलावा और भी इस तरह के कानून हैं। एक को कहते हैं सीनेटोरियल कर्टसी, सीनेटोरियल कस्टडी, सीनेटोरियल कस्टडी। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, सीनेटोरियल कर्टसी। कर्टसी शब्द का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? कहीं पर शिष्टाचार के संदर्भ में। और सीनेट शब्द का प्रयोग विधायिका के लिए है। तो इसको क्या हिंदी में लिखेंगे? विधायी शिष्टाचार। इसी तरह से भारतीय संसद में भी काफी सारे जो है विशिष्ट शब्दावलियों का प्रयोग होता है, जिसका जिक्र जो है मैंने भारतीय संसद नाम के जो है प्लेलिस्ट में जो है मैंने करीब 20 वीडियो बनाए हैं, उस वीडियोस में जो है मैंने जिक्र किया है। अब यहां पर क्या है? इसके तहत इसमें क्या लिखेंगे? इसके तहत राष्ट्रपति औपचारिक रूप से इसके तहत राष्ट्रपति औपचारिक रूप से उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए नाम भेजने से पहले उच्च पदों पर नियुक्ति नाम भेजने से पहले नियुक्ति के लिए जैसे कि सेक्रेटरी वगैरह का पोस्ट हो गया या जुडिशरी में जो है पोस्ट हो गए, तो उन पदों पर नियुक्ति के पहले जो है नियुक्ति के लिए संभावित उम्मीदवारों के बारे में, हालांकि यह औपचारिकता पर है,
परंतु नियुक्ति के बाद वो मंजूरी आवश्यक होती है सीनेट की। तो सीनेट की मंजूरी मिल जाए इसलिए पहले ही भेज दिया जाता है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आवे। सीनेट को सूचित करता है, सीनेट को सूचित करता है ताकि ऐसी स्थिति न उत्पन्न होगी ताकि ऐसी स्थिति न उत्पन्न होगी राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए नामों की पुष्टि सीनेट न करे। नामों की पुष्टि सीनेट ना करे तो इसको क्या बोलते हैं? सीनेटोरियल कर्टसी। डन। अगला लिख लेते हैं। तीसरे को कहते हैं हम लोग गैरी मैंडरिंग। गैरी मैंडरिंग, GERRY, गैरी मैंडरिंग। ये भारत में होने वाले परिसीमन या डिलिमिटेशन जैसा है। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन। ये भारत में बिल्कुल जो है डिलिमिटेशन जैसा है कि जो भी क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों का जो है सीमांकन किया जाएगा। इसमें खास बात क्या है कि यह एक, इसकी जरा डिटेल लिख लेते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत निर्वाचक जिलों का सीमांकन किया जाता है। गुड आफ्टरनून सर। वेरी आफ्टरनून सुदीप, क्या हाल है? सर कुछ नहीं, बस परेड देख रहा था, अभी मैसेज देखा कि आपकी क्लास थी। अच्छा, ये तुमने जो है अपना वो चेंज कर दिया है क्या, डीपी? हाँ सर। पता है मुझे उस चीज को जो है ढूंढने में दिक्कत हुई, तो फिर मैंने देखा कि ये जो है अवेलेबल है, क्या बोलते हैं, कुत्तों की आवाज। फिर मुझे लगा कि नहीं अपना सुदीप है। नहीं सर, वो पड़ोसी है, उनका कुत्ता भूख रहा है। नहीं, ये तुम किसी भी क्लास में रहो जी सर, तुम्हारा ये पिछले कुछ समय के साथ ये कॉन्टिन्यूटी बनाए हुए हैं। तो यूपीएससी से जो है ये गुजारिश की जानी चाहिए कि इसको भी एक मौका दे दिया जाए। ये ठीक वैसे होता है कि जैसे
अमरावती की कथा चल रही थी। तो हाँ सर। अमरावती की कथा में जो है शिव पार्वती से बोले कि हम जब तक कथा सुना रहे तब तक तुम हुंकारी पाती रहना और हूँ हूँ बोलती रहना। जब तुम हूँ हूँ बोलती रहोगी तो कथा जो है मैं पूरी सुना दूंगा तो तुम अमर हो जाओगी। पार्वती नहीं तब सती हुआ करती थी। हाँ तो वो कथा सुनाना शुरू करते हैं तो सती जो है सो जाती है बीच में, लेकिन वहीं पर एक कबूतरी बैठी थी, वो हूँ हूँ करती रही। जी सर। तो वो कबूतरी अमर हो गई। अमरनाथ गुफा की कहानी उसी से जुड़ी हुई है। हाँ सर। तो हो सकता है कि ये भी जो है यूपीएससी कहीं क्लियर ही कर ले, नहीं तो इसे जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया जाएगा अगला। जी सर। हम तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये इस समय क्लास लगभग अपने खत्म होने के कगार पर है। 10 मिनट और लूंगा। अमेरिकी संविधान पर चर्चा कर रहा था। जी तो सर। अमेरिकी संविधान में कुछ स्पेशल टर्म्स, यानी कि वहां की जो विधायी प्रक्रिया है उसमें कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जिनके बारे में कि मैं बात कर रहा था, तो उसी को मैं लिख रहा था। तो एक जो है उसमें जो है शब्द प्रयोग किया जाता है गैरी मैंडरिंग। तो गैरी मैंडरिंग का मतलब क्या होता है कि निर्वाचन क्षेत्रों का जो है सीमांकन, यानी कि जैसे भारत में डिलिमिटेशन होता है, परिसीमन होता है, ये वैसा है। लेकिन इसमें एक मजेदार चीज है, वो जो है मैं मेंशन करना चाह रहा था। तो ये है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत निर्वाचन जिलों का सीमांकन किया जाता है और इस प्रकार से किया जाता है कि जिससे राज्यों में सत्तारूढ़ दल को फायदा हो। अब ये फायदा कैसे होता है जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। वे निर्वाचक जिलों को, ये सत्तारूढ़ दल ही करते हैं, वे निर्वाचक जिलों को अपने चुनावी फायदे के लिए इस तरीके से सीमांकित करते हैं कि उनके समर्थक एक जगह एकत्रित हो जाएं और विरोधी दल के समर्थक एक जगह केंद्रित हो जाएं। नहीं, विरोधी दल के समर्थक बिखर जाएं, एक जगह केंद्रित ना हो जाए बल्कि बिखर जाएं, तो जिससे कि जो उनका वोटिंग परसेंटेज गड़बड़ हो जाएगा। भारत में इस तरह से गेरी मैंडरिंग नहीं होती है, क्योंकि भारत में जो परिसीमन होता है, डिलिमिटेशन होता है, एक तो वो संवैधानिक प्रक्रिया है और उसमें जो है इसके लिए एक अलग से परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है और यह निष्पक्ष रूप से कार्य करता है। इसके लिए कुछ मानक है, उन मानकों के आधार पर ही वो परिसीमन करता है। हालांकि ये शब्द इस बार इसलिए जरूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन किया गया उसको लेकर के जो है ये कई आरोप लगा रहे हैं वहां के जो है स्थानीय राजनीतिक दल कि उन्होंने जो है बीजेपी ने अपने फायदे के लिए परिसीमन को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। ये भी
जरूरी बात है कि परिसीमन को कहीं पर भी किसी भी न्यायालय में चुनौती भारत में नहीं दी जा सकती है। तो उनका जो आरोप है कि बीजेपी ने जो है जम्मू कश्मीर में इसी गैरीमैंडरिंग का जो है इस्तेमाल करने की कोशिश की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर वैसे भी लद्दाख, कश्मीर और जम्मू 3 जोन्स में बटा हुआ है, जिसमें जम्मू जो है हिंदू बहुल है, कश्मीर जो है मुस्लिम बहुल है और लद्दाख जो है बुद्धिस्ट बहुल है। इसमें से जो जम्मू रीजन है वह हिंदू बहुल होने की वजह से जो है बीजेपी को फेवर करता है, जबकि कश्मीर मुस्लिम बहुल होने की वजह से बीजेपी का विरोध करता है। लद्दाख जो है बौद्ध बहुल है, वह मौज लेता है, दोनों की फिरकी लेता है। तो वहां पर ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने इस तरह से किया है जिससे कि सीटों का दबाव जो है ज्यादा जम्मू में चला जाए और कश्मीर के जो है क्षेत्र जो है सिकुड़ जाए। इसकी वजह से जो है एक बड़ी चुनौती उत्पन्न हुई है। तो गैरीमैंडरिंग का जो है इस बार जो है जम्मू कश्मीर में भी आरोप लगा है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। अगला है, उसको कहते हैं लॉग रोलिंग। या लॉग रोलिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। लॉग रोलिंग या रोलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अमेरिकन एक्सेंट में इसको रोलिंग बोला जाएगा और इंडियन एक्सेंट में इसको रोलिंग बोला जाएगा, लेकिन चूंकि अमेरिका का है तो इसलिए अमेरिकन लेकर के चलेंगे। एक दल के सदस्य, इसमें क्या मतलब होता है कि एक दल के सदस्य दूसरे पक्ष के विधेयक एक दल के सदस्य दूसरे पक्ष के विधेयक या दृष्टिकोण का समर्थन कर सकते हैं। भारत में तो जो है देशद्रोही का खिताब दे दिया जाएगा इतने में। दिस इज लॉग रोलिंग, ठीक है। और पांचवा है जिसको कहते हैं पोर्क बैरल। अब आप देखिए कि भारत में इनमें से किन शब्दों का प्रयोग होता है। आपकी अपनी आंसर राइटिंग में इन शब्दों का जो है प्रयोग होना चाहिए। पोर्क, हालांकि पोर्क शब्द का मतलब क्या होता है? सुअर का मांस। पोर्क बैरल, BARREL, पोर्क बैरल। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? वोट प्राप्ति हेतु सरकारी धन का खर्च स्थानीय कार्यों में करना। स्थानीय कार्यों में करना है सर। हाँ सर जैसे ये लॉग रोलिंग है ना, तो सर अमेरिका में सर वेप नहीं होता क्या सर? अमेरिका में क्या होता है? वेप विप का प्रयोग, हाँ। अमेरिका में सामान्यतः विप का प्रयोग नहीं होता है। विप का प्रयोग ज्यादातर जो है फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में होता है। अच्छा। और सर ये दूसरा वाला है, जैसे वोट प्राप्ति के लिए सरकारी धन का खर्च स्थानीय कार्यों में किया जाता है। तो सर जैसे अगर सरकारी जो धन है उसका कार्य अगर अच्छे स्थानीय विकास में करेंगे तो वोट तो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो इसका अलग से क्या मतलब हो जाएगा? नहीं, इसका मतलब ये होता है कि जो धन का आवंटन होता है वो जो है वो राजनीतिक लाभ की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसे अभी इस चीज को समझो कि जैसे यहाँ पर जो है सरकार जो है, केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में, हाँ। वो बाकी सभी स्टेट्स में उन्होंने जो है ये गरीबों के लिए जो अन्न योजना है बंद कर दी।
जो चुनावी राज्य हैं उनमें अन्य योजना को जारी रखे हुए हैं। अगर पिछले 6 महीने में देखो तो पिछले 6 महीने में क्या मध्य प्रदेश में किसी भी सरकारी योजना का उद्घाटन किया गया है बाई इलेक्शन के बाद से? नहीं सर, नहीं किया गया है। क्या मुंबई में किसी जो है योजना का उद्घाटन हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन अभी चुनाव आने दो, तो चुनाव में जो है सरकार बड़े पैमाने पर वहीं पर जाकर के पैसा खर्च करने लगेगी। उत्तर प्रदेश में इस योजना के बारे में अगर मैं बात करूं कि ये जो गरीब अन्न योजना है, इसको जो है मार्च तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि मार्च में चुनाव खत्म तो मुफ्त का राशन पानी सब मिलना बंद। तो सरकार लगातार जो है इस तरह से काम कर रही है कि अब इस योजना को जो है मार्च तक क्यों लगाया गया? क्या सरकार ये मान करके चल रही है कि जो भुखमरी की स्थिति वो मार्च के बाद खत्म हो जाएगी, जबकि जनवरी फरवरी में अभी भी सब कुछ लॉकडाउन में चला गया है? दिल्ली में लॉकडाउन है, तो अब दिल्ली में सरकार इस योजना को क्यों नहीं बढ़ा रही है? सरकार दिल्ली में किसी नई योजना का उद्घाटन क्यों नहीं कर रही है? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर रही है? उत्तराखंड में जो है कर रही है, लेकिन पंजाब में नहीं करेगी। पंजाब में एक ही योजना का उद्घाटन करने गए तो वहां पर भी जो है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। तो समस्या ये है कि सरकार जो है वो चुनावी लाभ को देख करके ये जो जब काम करती है, स्थानीय खर्च करती है, इसमें जो प्रतिनिधि होते हैं उनको ज्यादा जो है, अपने जो पक्ष वाले प्रतिनिधि हैं उनको ज्यादा पैसा देती है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रतिनिधि भी है और वो मान लीजिए कि लखनऊ का, और लखनऊ को 4 भाग में हमने बांट दिया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो अब उसमें जो है जो यहाँ का लखनऊ का सांसद, उसे लगता है कि यार नॉर्थ लखनऊ में तो मुझको ज्यादा वोट मिल जाएंगे, लेकिन साउथ लखनऊ में मुझको नहीं मिलेंगे। तो अब वो साउथ लखनऊ पर जो है पैसा ना खर्च करके केवल नॉर्थ लखनऊ पर अगर पैसा खर्च करे तो हाँ सर, तो ये स्थानीय मतलब कि अपने लाभ के लिए, वोट प्राप्ति के लालच के लिए करे। अगर वो सब पर करे तो इसके बावजूद भी जनता हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर योजना के लिए न दे। हो सकता है कि उसका चरित्र इतना भ्रष्ट हो कि वो जिसको देखो उसी लड़की को छेड़ करके जो है आगे निकल जाए, जिसे देखो उसका जो है सामान चुरा ले, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर सड़क बनवा दे, लेकिन जो है उस वहां पर जाकर के खुद लड़कियों की छेड़खानी करे। तो क्या उसको अभी भी वोट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो वोट केवल जो है सरकारी योजनाओं के नाम पर नहीं मिलता है, बहुत सारे जो है डायमेंशंस काम करते हैं। तो पोर्क बैरल, अब उत्तर प्रदेश में भी अभी क्या हुआ कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री वगैरह के जो है चुनावी रैली में भीड़ नहीं आ रही थी, प्रधानमंत्री की रैली में भी भीड़ नहीं आ रही थी, अमित शाह की रैली में भीड़ नहीं आ रही थी। तो क्या हो रहा था कि जितनी भी सरकारी बसें थी 8-10 जिलों की, वो सारी की सारी रैली के लिए लगा दी जाती थी। हाँ। अब सरकारी बसें रैली में लगाई गई, तो ये भी क्या है? ये पोर्क बैरल है। यस सर, इसी को पोर्क बैरल बोलते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर मैं ओवर करता हूं। क्लास को जो है ये एक दिक्कत देखने में आई है कि रिकॉर्डिंग के बाद जो है कुछ हिस्सा ऐसा रह रहा है जो कि अटक जा रहा है, या हो रहा है कि स्लाइड कुछ चल रही है, आवाज कुछ आ रही है। अगर ऐसा हो तो आप सिर्फ आवाज पर ध्यान दे करके लिखिएगा। नंबर 2 चीज जो ये है कि क्लासेस जो है कल से जो है कल परसों नहीं, हो सकता है कि इस वीक में जो है मैं आगे इस क्लास को कंटिन्यू ना करूं, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस मेरी हो जा रही हैं। तो नेक्स्ट क्लास इज पॉसिबल ऑन मोस्ट प्रोबेबली आई विल टेक ऑन मंडे। तब हम लोग जो है अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। करीबन एक 3-4 घंटे की क्लास इस पर और खर्च करनी होगी। ये बहुत बड़ा है अगली हिस्सा, और मैं पूरी जो है भारत के साथ तुलनात्मक स्थिति करके पढ़ा रहा हूँ। तो एक साथ जो है 2-2 संविधान को इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। हाँ सर। और चूंकि पूरा लिख रहा हूँ, लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लिखते समय बच्चे ज्यादा एंगेज हो रहे हैं, और भारत में अभी भी नोट्स बनाना काफी बच्चों के अंदर लालच होती, तो मैं कहीं कहीं बच्चों के हिसाब से चल रहा हूँ। तो ये अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर।